सो हेलो एवरीवन, दिस इज मोहम्मद फैज़ान एंड आज अपन कंप्लीट करने वाले हैं एसएसटी का चैप्टर 1 जिसका नाम है पावर शेयरिंग। सबसे पहले समझते हैं बच्चों, पावर शेयरिंग होता क्या है। पावर शेयरिंग एक ऐसा कंसेप्ट है जो कि हर कंट्री में अपनाया जाता है। पावर यानी कि ताकत और शेयरिंग यानी कि बांटना। जब कोई कंट्री ये चाहती है कि मेरे देश में मोनार्ची वाला सिस्टम ना हो, एक डेमोक्रेटिक अच्छा देश बना रहे, तो उसे क्या करना चाहिए, पावर शेयर कर देनी चाहिए। यानी कि एक बंदे के हाथ में, एक पर्सन के हाथ में पावर नहीं देनी चाहिए, उस पावर को डिवाइड कर देना चाहिए। यही चीज होती है पावर शेयरिंग। पावर शेयरिंग चैप्टर में सबसे पहले हम देखेंगे बेल्जियम और श्रीलंका की कहानी, उसके क्या एथनिक कंपोजिशन थे, उसके साथ साथ वहां पे क्या प्रॉब्लम्स हुई, क्या सॉल्यूशंस हुए, एकोमोडेशन हुए या फिर क्या हुआ वो देखेंगे। उसके बाद अपन देखेंगे कि पावर शेयरिंग क्यों जरूरी है, मोरल रीजन क्या है और प्रिडिक्टेबल रीजन क्या है। उसके बाद देखेंगे कि पावर शेयरिंग किन तरीके से की जा सकती है। 4 तरीके होते हैं, उनमें से एक एक अपन समझेंगे। अगर अपन ने तीनों चीजें समझ ली अच्छे से तो इसके अलावा चैप्टर में कुछ भी नहीं है। सो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले हम देखते हैं बेल्जियम की स्टोरी। श्रीलंका और बेल्जियम, बेटा ये दोनों कंट्रीज है। जब ये दोनों आज़ाद हुए उसके बाद इसमें कैसी डेमोक्रेटिक सिचुएशन थी, इसमें क्या क्या चेंजेस आए, यहाँ की गवर्नमेंट ने ऐसे क्या काम करे, वो सारी चीज़ें अपन यहाँ पे पढ़ेंगे। सबसे पहले बात करते हैं बेल्जियम की, उसके बाद आता है श्रीलंका। तो देखो बच्चों, बात करते हैं बेल्जियम की, तो यहाँ पे 3 तरह के लोग रहते हैं। सबसे पहले होते हैं डच, सेकंड होते हैं फ्रेंच और थर्ड होते हैं जर्मन। यानी कि पहले जो रहते हैं वो रहते हैं डच लैंग्वेज बोलने वाले, सेकंड रहते हैं फ्रेंच लैंग्वेज बोलने वाले और थर्ड रहते हैं जर्मन लैंग्वेज बोलने वाले। तो बच्चों, सबसे पहले बेल्जियम के एथनिक कंपोजिशन की बात करते हैं, यानी कि यहाँ पर किस तरीके के लोग रहते हैं, कौन सी लैंग्वेज बोलने वाले लोग रहते हैं। सबसे पहले अपने यहाँ पे रहते हैं डच लैंग्वेज बोलने वाले। इनकी कितनी परसेंटेज है, 59% लोग बेल्जियम में ऐसे हैं जो कि डच लैंग्वेज बोलते हैं। उसके बाद फ्रेंच लैंग्वेज बोलने वाले लोग हैं बेटा। फ्रेंच लैंग्वेज बोलने वाले कितने हैं, 40%। उसके बाद 1% जो कि माइनॉरिटी में आते हैं वो हैं जर्मन लैंग्वेज बोलने वाले। देखना बेटा, अब यहां से अपना चैप्टर शुरू होता है। सबसे पहले देखो, बेल्जियम में 3 तरह की लैंग्वेज बोलने वाले लोग रहते हैं। पहले है डच जिनकी है 59% पॉपुलेशन। उसके बाद है फ्रेंच लैंग्वेज बोलने वाले जो कि 40% है। उसके बाद है जर्मन जो कि 1% है। अब यहाँ पे आपने देखा, ये क्लियर है कि डच लैंग्वेज बोलने वालों की मेजोरिटी है। मेजोरिटी और माइनॉरिटी क्या रहते हैं, अपन ये समझ लेते हैं। मेजोरिटी वो चीज होती है जब एक देश में सबसे ज्यादा कैटेगरी के जो लोग रहते हैं उन्हें मेजोरिटी माना जाता है, और सबसे कम पॉपुलेशन वाले जो लोग रहते हैं उन्हें माइनॉरिटी माना जाता है। तो डच लैंग्वेज बोलने वाले बेल्जियम कंट्री में, समझना ध्यान से, पूरी ओवरऑल बेल्जियम कंट्री में मेजोरिटी में डच लोग हैं। लेकिन इंपॉर्टेंट चीज क्या है, एक क्विज यहां पे आता है। इसी के साथ साथ जैसे अपने इंडिया की कैपिटल है दिल्ली, ऐसी वहां की कैपिटल है ब्रसल्स। यहां पे बेटा बिल्कुल उल्टा है। यहां पे मेजोरिटी में है 80% लोग फ्रेंच लैंग्वेज बोलने वाले हैं, और माइनॉरिटी में है 20% लोग डच लैंग्वेज बोलने वाले। डच लैंग्वेज बोलने वाले, तो अपन को क्या पता लगा, बेल्जियम कंट्री है, उस पूरी कंट्री में डच लैंग्वेज जो बोलने वाले लोग हैं वो 59% मेजोरिटी से बिलोंग करते हैं। लेकिन उसकी जो कैपिटल है, जो कि एक देश की सबसे इंपॉर्टेंट स्टेट होता है, वहां पे मेजोरिटी में क्या है, फ्रेंच लैंग्वेज। तो बेटा अब आपने देख लिया कि यहाँ पे एथनिक कंपोजिशन काफी हायर है। यहाँ पे एक तो ये मेजोरिटी में आ रहे हैं और यहाँ पे ये मेजोरिटी में आ रहे हैं। उसके बाद श्रीलंका की बात करते हैं। श्रीलंका का कैसा है, श्रीलंका में 3 तरह के लोग रहते हैं। सबसे पहले सिन्हाले लैंग्वेज बोलने वाले हैं। उसके बाद तमिल लैंग्वेज बोलने वाले हैं। उसके बाद क्रिश्चियन लैंग्वेज बोलने वाले हैं। समझना ध्यान से, सिन्हालीज सिन्हालीज लैंग्वेज बोलने वालों की परसेंटेज है 74%। तमिल लैंग्वेज बोलने वाले हैं, 2 तरीके के तमिल रहते हैं बेटा वहां पर। सबसे पहले हैं श्रीलंकन तमिल, श्रीलंकन तमिल है।
उसके बाद इंडियन तमिल है, इनका टोटल है 18%। यानी कि तमिल लैंग्वेज बोलने वाले हैं, एक तो है श्रीलंकन तमिल और दूसरे हैं इंडियन तमिल। श्रीलंकन तमिल वो लोग हैं जो कि स्टार्टिंग से श्रीलंका में रह रहे हैं। इंडियन तमिल वो लोग हैं जिनके फोर फादर्स वहाँ पे वर्क करने गए थे और वो वहीं पे ही रह गए, जिनकी पॉपुलेशन है 5%। यानी कि इंडियन जो है बेटा तमिल वो 5% है और श्रीलंकन जो है वो 13% है। तो टोटल तमिल बोलने वाले लोग कितने हो गए? 18%। और क्रिश्चियन लैंग्वेज बोलने वाले कितने? 7% है। तो यहाँ पे आपने देखा कि सिन्हालीज जो लैंग्वेज है ये मेजोरिटी में आ जाती है। अब अपन देखते हैं बेटा, इन दोनों कंट्रीज का अपन ने देख लिया। श्रीलंका में कौन है मेजोरिटी में? सिन्हालीज लैंग्वेज बोलने वाले। और बेल्जियम में कौन है? डच लैंग्वेज बोलने वाले। अब क्या होता है, अब ध्यान से समझना, श्रीलंका की बात करते हैं सबसे पहले। श्रीलंका में बेटा मेजोरिटेरियनिज्म देखा जाता है। श्रीलंका में क्या होता है, जो मेजोरिटी पॉपुलेशन वाले लोग रहते हैं, श्रीलंका की जो आज़ादी हुई थी, इंडिपेंडेंट पाई थी अपने इंडिया के जस्ट अगले ही साल पे 1947 में हमारा इंडिया आज़ाद हुआ। उसके बाद श्रीलंका आज़ाद हुआ 1948 में। 1948 में जब श्रीलंका आज़ाद हुआ बच्चों, तो वहाँ पर मेजोरिटी पॉपुलेशन वाले जो लोग थे, जो कि सिन्हालास थे, उनकी गवर्नमेंट बनी। उन्होंने क्या करा, उन्होंने ये माना कि अब हमारी जो पॉपुलेशन है वो मेजोरिटी में, तो हम हमारी तरीके के लॉ बनाएंगे, हमारे तरीके के रूल पास करेंगे, जो भी करना होगा हम करेंगे क्योंकि गवर्नमेंट हमारी है। तो इन्होंने क्या करा, माइनॉरिटी में जो लोग थे, तमिल और क्रिश्चियन लैंग्वेज बोलने वाले, उनको नेग्लेक्ट किया और सिर्फ अपने लोगों को, सिन्हाले लैंग्वेज बोलने वालों को उनके लिए काम करा, उनके हित में लॉ निकाले। तो इन्होंने 3 चीजें ऐसी करी है जो कि अपन समझते हैं। तो बेटा देखो, अपन ने बेल्जियम और श्रीलंका इन दोनों के एथनिक कंपोजिशन देख लिए। अब बात करते हैं अपन आखिर क्या हुआ श्रीलंका में। देख लिया था अपन ने मेजोरिटी में कौन थे, वहां पर मेजोरिटी में थे सिन्हाला लैंग्वेज बोलने वाले। अब बात करते हैं मेजोरिटेरियन कैसे आया श्रीलंका में। 1948 में आज़ाद हो गया श्रीलंका, उसके बाद मेजोरिटी में सिन्हाला। फिर उन्होंने बेटा 1956 में एक लॉ निकाला जो कि किसके हित में था। मैंने आपको पहले ही बताया कि सिन्हाला लैंग्वेज वालों ने अपनी डेमोक्रेसी ऐसी चलाई कि सिर्फ हमारे लोगों के लिए काम करेंगे, उन्होंने माइनॉरिटीज को बिल्कुल नेग्लेक्ट किया था। अब 1956 में बेटा इन्होंने जो लॉ निकाले वो माइनॉरिटीज के बिल्कुल खिलाफ थे। वो लोग क्या थे वो अपन समझते हैं। सबसे पहला लॉ था सिन्हालाज एज द ओनली ऑफिशियल लैंग्वेज, मतलब सिन्हाला जो लैंग्वेज है उसको पूरे श्रीलंका में ऑफिशियल लैंग्वेज का दर्जा दिया जाएगा। उसके अलावा किसी भी लैंग्वेज को नहीं समझा जाएगा। स्टेट विल फेवर ओनली बुद्धिज्म, मतलब सिन्हालाज जिस कास्ट से बिलोंग करते थे, जिस धर्म से बिलोंग करते हैं, जो कि है बुद्धिज्म, सिर्फ उसी धर्म को माना जाएगा, उसके अलावा किसी धर्म को नहीं माना जाएगा श्रीलंका में। उसके बाद आता है जो भी गवर्नमेंट पोजीशंस हैं उसमें सिर्फ सिन्हालाज लोग बैठेंगे और जो भी यूनिवर्सिटीज़ वगैरह रहती हैं, जो भी यूनिवर्सिटीज़ रहती हैं उसमें उन्हीं लोगों के एडमिशन्स होंगे जो कि सिन्हाला लैंग्वेज बोलते हैं। अब ये चीज़ देखते हुए क्रिश्चियन लोगों को और उसके अलावा तमिल लोगों को काफ़ी दिक्कत हुई। उन्होंने भी आवाज़ उठानी शुरू करी। उन्होंने बोला कि ये तो हमारे हित के बिल्कुल खिलाफ है, आप हमारी बात ही नहीं मान रहे हो। उन्होंने भी इसी के साथ साथ 3 अपनी राय रखी, उन्होंने 3 अपनी बातें रखी कि अगर आप ये लॉ पास करते हो तो आपको हमारी भी 3 बातें माननी पड़ेगी। उनकी बातें क्या थी वो ध्यान से समझना। सबसे पहला था रिलीजनल एटोनॉमी। उन्होंने ये बोला श्रीलंका में हमारे रिलीजन के हिसाब से एक ऐसी जगह देनी चाहिए जिसमें सिर्फ हम लोग रहेंगे। उसके बाद नो सिन्हाला डोमिनेशन, कोई भी सिन्हाला लोग हमें डोमिनेट नहीं करेंगे, हमारी किसी चीज में टांग नहीं अड़ाएंगे। उसके बाद ड्यू इंपॉर्टेंट टू आवर लैंग्वेज, जैसे आपने ये रूल निकाला कि सिन्हाला लैंग्वेज को ऑफिशियल लैंग्वेज माना जाए। ऑफिशियल लैंग्वेज आप मान सकते हो लेकिन हमारी लैंग्वेज को भी इंपॉर्टेंस देनी चाहिए। लेकिन वहाँ पे जो मेजोरिटी में थे उन्होंने इनकी बातें नहीं रखी और इन चीज़ों को नहीं माना, तो वहाँ पे कन्फ्लिक्ट होते हैं, सिविल वॉर स्टार्ट होती है। सिविल वॉर क्या होता है ध्यान से समझ लेना। सिविल वॉर एक ऐसी सिचुएशन होती है जिसमें एक कंट्री के अंदर डिफरेंट कैटेगरी, डिफरेंट कास्ट के लोग आपस में लड़ जाते हैं, तो उसे सिविल वॉर बोलते हैं। तो बेटा ये था आपका मेजोरिटेरियज्म हो गया श्रीलंका में, जिसका निष्कर्ष क्या निकला, श्रीलंका में जब मेजोरिटी वाली पब्लिक ने अपनी चलाई और पावर शेयरिंग नहीं करी, सिर्फ अपनी अपनी चलाई, तो वहां पे ऐसी क्राइसिस हो गई कि सिविल वॉर की नौबत आ गई। आपने इसका देख लिया, वहां पे बिल्कुल प्रॉब्लम ओकर हो गई। अब इसी के अपोजिट आपने बेल्जियम का भी उदाहरण देखा था। बेल्जियम में भी ऐसी सिचुएशन थी, मेजोरिटी में कोई और था, माइनॉरिटी में कोई और था, लेकिन वहां की गवर्नमेंट ने, वहां के लोगों ने ऐसा क्या काम करा कि वहां पे कन्फ्लिक्ट की सिचुएशन न हुई, बल्कि एक आसान डेमोक्रेटिक देश बना। ध्यान से समझते हुए चलना।
द पीपल ऑफ बेल्जियम हैव सीन दैट देयर आर डाइवर्स ग्रुप। बेल्जियम के लोगों ने पहले ही देख लिया कि यहाँ पे बहुत डाइवर्स ग्रुप है, काफ़ी चीज़ें ऐसी हैं जो अगर हम करेंगे तो सबके हित में होनी चाहिए। तो उन्होंने बेटा 1970 से लेकर 1993 तक 4 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट करे। कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट क्या होते हैं बेटा? कॉन्स्टिट्यूशन में जब कोई चेंज किया जाता है पार्लियामेंट के द्वारा तो उसे अमेंडमेंट बोलते हैं। तो 1970 से लेकर 1993 तक 4 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट किए गए। वो अमेंडमेंट क्या थे, कितने अच्छे थे, ध्यान से समझना। पहला, वेदर द पॉपुलेशन और हाई लो और हाई, यानी कि चाहे बेल्जियम में कोई मेजोरिटी वाला हो चाहे माइनॉरिटी वाला हो, सेंट्रल गवर्नमेंट में जो लोग बैठेंगे, जो मिनिस्टर्स बैठेंगे, उनकी क्वांटिटी इक्वल रहेगी। यानी कि ऐसा नहीं होना चाहिए मेजोरिटी वाली कम्युनिटी के लोग ज्यादा बैठे और माइनॉरिटी वाले के कम बैठे। इससे क्या होगा, मेजोरिटी वाले अपनी अपनी बात रखेंगे, माइनॉरिटी वाले नहीं रख पाएंगे। पहली चीज ये सबसे इंपॉर्टेंट कि सेंट्रल गवर्नमेंट में जो मिनिस्टर बैठेंगे वो दोनों के सेम रहेंगे। दूसरी चीज क्या आती है बेटा? स्टेट। एक तो सेंट्रल गवर्नमेंट होती है और एक अपनी होती है स्टेट गवर्नमेंट। स्टेट गवर्नमेंट में भी इक्वल मिनिस्टर्स बैठेंगे। ऐसा नहीं होगा कि स्टेट अगर मेजोरिटी वालों की है तो मेजोरिटी वालों की ही मिनिस्टर्स रहेंगे। देखो बेटा, अब थर्ड क्या चीज करी गई वहां पे, अपन ने पहले ही देखा था कि बेल्जियम में मेजोरिटी वाले लोग कौन थे? डच। लेकिन उसकी जो कैपिटल है जो कि ब्रसल्स है, वहां पे मेजोरिटी में कौन है? फ्रेंच लोग हैं। तो ब्रसल्स में भी ऐसा ही करा गया है। ब्रसल्स कैपिटल में भी जो मिनिस्टर्स रहेंगे वो इक्वल रहेंगे। और फोर्थ और मोस्ट इंपोर्टेंट ध्यान रहने वाली चीज है, वो क्या अमेंडमेंट किया गया? कम्युनिटी गवर्नमेंट बनाई जाएगी। कम्युनिटी गवर्नमेंट क्या होती है? हो सकता है आप में से किसी ने इसे फर्स्ट टाइम वर्ड सुनाओ। कम्युनिटी यानी कि कोई एक धर्म या फिर जाति, कोई एक कम्युनिटी। 3 कम्युनिटी के लोग रह रहे हैं ब्रसल्स में, उसमें से तीनों कम्युनिटीज की अलग अलग गवर्नमेंट बनेगी। यानी कि अगर डच लोगों का कोई भी पर्सनल धर्म से रिलेटेड मामला होगा तो उसका निष्कर्ष कौन निकालेगी? वही कम्युनिटी गवर्नमेंट। फ्रेंच से रिलेटेड होगा तो फ्रेंच की निकालेगी और जर्मन से रिलेटेड होगा तो जर्मन से निकालेगी। तो इसमें कोई कंफ्लिक्ट की सिचुएशन नहीं होगी। तो जब बेटा ये सिचुएशन उन्होंने करी तो किसी को ना इससे ठेस पहुंची, सबके हित में कार्य हुए और इसी के साथ वहां पे एकोमोडेट हो गया है मामला। तो ये आपने देख लिया श्रीलंका में कैसे हुआ। श्रीलंका में क्रिसिस हो गए और यहाँ पे क्या हुआ, पावर शेयर करते तो यहाँ पे अच्छा काम हो गया। अब देखो बेटा, पहली चीज अपन ने देख ली दोनों की स्टोरीज। अब दूसरे पड़ाव के ऊपर बढ़ते हैं। वाई पावर शेयरिंग इज इंपॉर्टेंट। अपन ने एग्जाम्पल्स तो देख लिए इसके क्या क्या हुआ, पावर शेयरिंग इंपॉर्टेंट क्यों है अब अपन वो समझते हैं। 2 रीजन है, सबसे पहला मोरल रीजन और दूसरा प्रूडेंशियल रीजन। प्रूडेंशियल रीजन क्या है बेटा? प्रूडेंशियल मतलब होता है विवेकपूर्ण। प्रूडेंशियल रीजन ये कि जब आप आपकी कंट्री में पावर शेयर कर दोगे तो लोगों के बीच में कंफ्लिक्ट नहीं होंगे, चाहे वो किसी भी धर्म के हों, किसी भी जाति के हों, किसी भी भगवान को मानते हों, किसी भी चीज की पूजा करते हों, आपस में एकजुट से रहें। क्योंकि एक कंट्री में सबसे बड़ी चीज होती है बेटा कॉन्स्टिट्यूशन। अगर एक डेमोक्रेटिक नेशन है तो उसमें कॉन्स्टिट्यूशन जरूर होता है और आप अगर अपनी पावर को शेयर कर दोगे तो सबके हित में कार्य होंगे। दूसरी चीज जो कि मोरल रीजन है, सबसे इंपॉर्टेंट, अगर कोई देश अपने आप को डेमोक्रेटिक बोलता है तो उस देश को चाहिए कि वो अपने देश में, जो कि कोई भी देश हो, पावर शेयर जरूर करे। ऐसा ना हो कि एक ही पर्सन के हाथ में पूरी कमान हो। ये अपन ने देख लिया 2 रीजन से, इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अब बेटा चैप्टर का एंड करते हैं लास्ट टॉपिक से, किस तरीके से पावर शेयर की जा सकती है। अगर अपना इंडिया एक कंट्री है, इंडिया इज द लार्जेस्ट डेमोक्रेटिक कंट्री। आपको याद होगा इंडिया के अंदर जिस तरीके की डेमोक्रेसी है, यहाँ की डेमोक्रेसी को बेटा देश विदेश में दर्जा मिला हुआ है। मतलब सब ये बोलते हैं कि इंडिया की डेमोक्रेसी देखो वहां पे कितने तरीके की कम्युनिटी वाले लोग रह रहे हैं, वहां कितने शांतिपूर्ण लोग रह रहे हैं। तो बेटा कौन कौन से तरीके हैं जिससे आप पावर शेयर कर सकते हो? पहला तरीका, पावर शेयरिंग इन इंडिया अमंग डिफरेंट ऑर्गन्स ऑफ गवर्नमेंट। अब ऑर्गन से बेटा मेरा तात्पर्य लिवर, हार्ट, स्टमक इनसे नहीं है। ऑर्गन्स यानी कि लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव, जुडिशियरी। ध्यान से समझना, लेजिस्लेचर क्या होता है? लेजिस्लेचर मेक्स लॉ। मैं आपको ध्यान से समझाता हूं। सबसे पहला बेटा लेजिस्लेचर, उसके बाद आता है एग्जीक्यूटिव, उसके बाद आता है ज्यूडिशियरी। ठीक है बेटा, अपन ये देख रहे हैं कि एक देश के अंदर पावर शेयरिंग किन तरीके से की जा सकती है। सबसे पहला बेटा इसको बोलते हैं हॉरिजॉन्टल फॉर्म ऑफ पावर शेयरिंग। हॉरिजॉन्टल किस लिए? क्योंकि ये सब एक ही तरीके से काम करते हैं। लेजिस्लेचर में क्या होता है बेटा? लेजिस्लेचर में जो भी लोग रहेंगे उनका काम रहेगा
मेकिंग ऑफ लॉ, लेजिस्लेचर मेक्स लॉ, और लॉ कौन बनाता है बेटा? पार्लियामेंट, पार्लियामेंट लॉज बनाता है। उसके बाद एग्जीक्यूटिव आता है। एग्जीक्यूटिव में बेटा वो लोग बैठते हैं जो कि ये देखते हैं कि जो हम लॉ बना रहे हैं वो एग्जीक्यूट हो रहे हैं या फिर नहीं हो रहे हैं, एग्जीक्यूट्स लॉ। अब बेटा अपने देश में देखने का काम किसका है कि कौन लॉ मान रहा है कौन नहीं मान रहा है? पुलिस वगैरह, तो पुलिस इसमें आ जाती है। उसके बाद ज्यूडिशरी, सबसे लास्ट और सबसे इंपॉर्टेंट, इसमें कौन लोग आते हैं? कोर्ट्स वगैरह। ज्यूडिशरी का काम क्या रहता है कि अगर कोई रूल तोड़ रहा है तो उसको क्या सजा देनी है, कैसे क्या करना है, वो ज्यूडिशरी में आता है। इसमें कोर्ट्स आते हैं। ठीक है बेटा, तो ये था अपना फर्स्ट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। उसके बाद आता है डिफरेंट लेवल ऑफ गवर्नमेंट। उसके बाद पावर शेयर की जाती है लेवल्स के तरीके से। ये वर्टिकल रहता है। सबसे पहले आती है इसमें इंडियन गवर्नमेंट, उसके बाद आती है सेंट्रल गवर्नमेंट, उसके बाद आती है स्टेट गवर्नमेंट, उसके बाद आती है लोकल सेल्फ गवर्नमेंट। इसमें क्या होता है, सारी गवर्नमेंट एक दूसरे से मिली हुई रहती है, लेकिन सबका पद ऊंचा नीचा रहता है। मतलब इंडियन गवर्नमेंट सबसे ऊपर, उसके नीचे सेंट्रल गवर्नमेंट, उसके नीचे स्टेट गवर्नमेंट, और उसके नीचे जो लोकल सेल्फ गवर्नमेंट। लोकल सेल्फ गवर्नमेंट में आते हैं बेटा पंचायत समिति वगैरह। तो ये सब आपस में मिल बांट कर काम करते हैं। कोई भी गलत काम करता है तो एक दूसरे को सलाह देते हैं। तीसरा कौन सा तरीका है? डिफरेंट सोशल ग्रुप ऑफ गवर्नमेंट, पावर शेयरिंग इन डिफरेंट सोशल ग्रुप ऑफ गवर्नमेंट। इसमें क्या होता है, जो भी सोशल ग्रुप्स रहते हैं बेटा गवर्नमेंट के, जैसे कि ओबी, जनरल कैटेगरी, ओबी, ओबीसी, एससी, एसटी, ये जो कास्ट रहते हैं इन सबको आपको इक्वल अलग अलग तरीके से फायदे देने होंगे, अलग अलग तरीके से इनको बढ़ावा देना होगा। यानी कि एससी एसटी वाले कास्ट के लोग ये ना महसूस करें कि हम सबसे लो हैं तो हमें कोई दर्जा नहीं दिया गया है, इनके लिए अलग से आपको फायदे पहुंचाने होंगे। तो बेटा इनके लिए जब आप काम करोगे तो ये भी आपकी गवर्नमेंट को प्रोत्साहन करेंगे। उसके बाद आता है लास्ट, डिफरेंट पॉलिटिकल ग्रुप्स और प्रेशर ग्रुप। यानी कि जो भी पॉलिटिकल ग्रुप है, अभी करंट में अगर आपको पता हो तो बीजेपी के जब इलेक्शंस हुए थे तो उसके बाद कांग्रेस वगैरह इन सब ने एक संगठन बनाया था जिसका नाम रखा गया था इंडिया गठबंधन। क्या होता है बेटा, आपको अपने देश में हर सिटीजन को ये आजादी देनी चाहिए कि अगर वो अकेला इनफ नहीं है एक पॉलिटिकल पार्टी से लड़ने के लिए, तो वो अलग अलग पॉलिटिकल पार्टी के साथ ग्रुप बना सकता है और सबके साथ मिलकर आपसे लड़ सकता है। इससे क्या होगा, वो स्ट्रेंथ बनेगी और लोगों के मन में विश्वास आएगा कि कोई भी सामने वाले से लड़ सकता है। तो ये लास्ट चीज थी बेटा, ये तीनों आपने समझ लिया, इसके बाहर कुछ भी नहीं आएगा। बाकी यहीं पे अपना चैप्टर खत्म होता है। होप सो आपको समझ में आया होगा। थैंक यू सो मच।